Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसका फर्स्ट लेक्चर बच्चों कल आप लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। जीयूसी का बेसिक पार्ट मैंने कल डिस्कस किया था। आज फिर से हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा और चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जीयूसी के अंदर जो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं। जैसा कल थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा बच्चों आप लोगों को, कि जब आपका जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पे होगी बच्चों? ये आपको मिलेगी रिएक्टेंट के साथ, और फिर बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट के अंदर हो गई, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि भाई जो आपके प्रीवियस बॉन्ड है, जो ओल्ड बॉन्ड है, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। और जहाँ पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करते हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं? आपके रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। इतना हम लोग देख चुके थे। अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे उसमें दो टाइप की लिसिस थी। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो दो तरीके के आपकी ब्रेक डाउन थी, जिसमें एक पहला आपका ब्रेक डाउन था होमोलिसिस, ठीक है, होमोलिसिस क्लीवेज, और सेकेंड आपका था हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो होमोलिसिस डिस्कस किया था, हाइड्रोलिटिक डिस्कस किया था। होमोलिसिस से आपके कहीं ना कहीं रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन आपका सेंट्रल एलिमेंट है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई। और फिर इसके बाद आपके हाइड्रोलिटिक के लिए इसकी कंडीशंस भी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। वो कंडीशंस प्लीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कंडीशंस में मैंने बताया था कि आपका जो होमोलिसिस क्लीवेज होगा उसमें आपका जो एरो के ऊपर रेखा मिलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, लाइक बेंजीन, लाइक CH2, है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वेपर फेज रिएक्शन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट आपके फ्री रेडिकल्स होने चाहिए। तो फिर वहाँ पे होमोलिसिस क्लीवेज डेफिनेटली आपका होगा। और हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे आपके कैटायन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है। और अगर बेटा कार्बन सेंट्रल एलिमेंट होगा तो बोलेंगे हम कार्बोकैटायन, और इधर बोलेंगे हम लोग कार्ब एनाइन। बात समझ में आ गई। और इसी कंडीशन थी आपकी इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जहां पे आपकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? नॉट इज इक्वल टू जीरो होगी। तो उस केस में हम लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, जहां से कैटाइंस और एनाइंस का होगा फॉर्मेशन। और अटैकिंग रिएजेंट आपका डेफिनेटली आयंस होगा, लो टेम्परेचर होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन देखने को आपको मिलेगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर भी डिस्कस किए थे, कार्बोकेटायन से कार्बोकैटायन के, कार्बेनाइन के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी आपके डिस्कस हो चुके थे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये एक्चुअल सेंस में ये काम हो रहा था। जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे थे तो बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसका मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ये आपको समझ में आ रहा था, या तो लेफ्ट से राइट में जा रहा था या राइट से लेफ्ट में जा रहा था। और क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही थी? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। भाई डेल्टा EN के बेस पे भी मैंने कल बात करी थी, अगर डेल्टा EN की वैल्यू आपकी इक्वल टू जीरो आती है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जीरो आता है, तो वहाँ पे डेंसिटी का मूवमेंट नहीं किधर भी होगा, ना लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड। तो उस केस में आपका रेडिकल्स का फॉर्मेशन डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जो डेल्टा EN की वैल्यू है वो आपकी नॉट इज इक्वल टू जीरो है, तभी तो आपका मूवमेंट होगा। बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने बोला था बच्चों अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बेटा क्या? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इतना बात समझ में आ गई। प्रीवियस रिवीजन आपका हो चुका है। नाउ कम्स फटाफट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपके कितने टाइप्स के हैं। तो जहां बच्चों मैंने बताए थे आपको बेसिकली ब्रॉडली पढ़ना है 4 कैटेगरी में, ठीक है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज रेजोनेंस इफेक्ट। एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता बच्चों, रेजोनेंस आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। रेजोनेंस आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक्ट होता है, इस प्रोसेस के थ्रू मीजोमेरिक इफेक्ट डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस बहुत जगह वर्क करता है। तो रेजोनेंस एक्चुअली प्रोसेस, परफेक्टली इट इज ए प्रोसेस। बस एनसीईआरटी ने इसे इफेक्ट बोला है तो इसे इफेक्ट ही यहाँ पे लिखेंगे। बट रेजोनेंस
आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो सॉल्व किए जाते हैं, चाहे वो आपके स्टेबिलिटी के हों, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ के हों, चाहे बेसिक स्ट्रेंथ के हों, चाहे अदर कोई सा भी आपका एप्लीकेशन हो, वहाँ से रेजोनेंस के थ्रू वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एक्चुअली प्रोसेस जिसके थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइपर कंजुगेशन एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो टॉप थ्री मतलब कौन कौन से हैं? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन। ये आपके टॉप थ्री आर परमानेंट इफेक्ट एंड लास्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको कंडीशन। प्लीज़ ध्यान देना, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपको कंडीशंस। जब कंडीशंस की बात करते हैं तो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जहाँ पे आपको इंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो इंडक्शन होगा, इंडक्शन एक प्रोसेस है। इंडक्शन क्या है बच्चों? इट इज एक्चुअली प्रोसेस जो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडक्शन ड्यू टू क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस आपका टेक प्लेस होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये जब इंडक्शन टेक प्लेस होगा तो मतलब वहाँ पे आपको जो इफेक्ट समझ में आएगा इस प्रोसेस के थ्रू, उस इफेक्ट का नाम आपका हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ गई? उस प्रोसेस का उस इफेक्ट का नाम हो जाएगा, उस रिजल्ट का नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम्स। ठीक है, जो एडिशेंट एटम्स आपके अटैच हैं वो दो एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बात समझो, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्रिएट होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि इंडक्टिव इफेक्ट जब भी देखना है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर आपका होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपका वर्क करेगा। जैसे एक मैं कॉमन सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए यहाँ पे। जैसे मान के चलो बच्चों, एक मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए, कि जैसे कार्बन यहाँ पे लिया और इससे अटैच मैंने एक एलिमेंट ले लिया, सपोज क्लोरीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, वो कार्बन से कैसी होती है? अधिक होती है। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, दोनों एडिशेंट अटैच है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इस केस में कहीं ना कहीं जो आपकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन कौन से? एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? 7। वो वन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो लेने के साथ वो क्या 8 हो जाएगा, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको ऑलरेडी पता है, 4, जिसमें से आपको क्या करेगा, एक इधर से शेयर करेगा, बाकी आपके सब सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल आपके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं टुवार्ड्स क्लोरीन हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? इसके अंदर डाइपोल जो मूवमेंट है वो आपका किधर शिफ्ट होगा? टुवार्ड्स क्लोरीन। इतनी बात क्लियर? तो इस क्लोरीन पर चार्ज डेल्टा माइनस आएगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं करा अभी, इस पे आपका चार्ज डेल्टा प्लस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के काफ़ी नज़दीक है। ये बात आप समझो इस तरीके से। और जैसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो करते ही आपका यहाँ से आपको पता चलेगा कि सिर्फ Cl पे परफेक्टली नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कार्बन है वो बन जाएगा अपने आप में कार्बोकैटायन। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। जैसे मान के चलो मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन दी कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा इस गिवन कंपाउंड में? तो बताओ बच्चों, क्या इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल हो जाएगी। भाई इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस केस में आपका कार्ब जो हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, क्या इंडक्टिव इफेक्ट टेक प्लेस होगा? तो मेरा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मैं जब बोल ही रहा था कि इंडक्शन क्रिएट होना चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो डिफरेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो देखने को मिलता है उसके पीछे रीजन ही है, मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट करके, कि इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम्स। तो ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल भी आपका नहीं मिलेगा।
बात समझ में आ गई? यहाँ तक कन्फर्म है, क्लियर है? चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा और समझने के लिए प्रॉपर। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक पॉइंट कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट बच्चों नहीं लिखा है, ध्यान दो, यहाँ पे कहीं भी कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। दिस इज ओनली दी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, तभी आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एटम्स के ऊपर। ठीक, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसके पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके पास आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपका फॉर्म हुआ है, वो आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड के पास जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोल सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ उनका ही पार्शियल मूवमेंट होगा। और किधर होगा, ऊपर लिखा है प्रॉपर कि टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जिस एटम की, आपकी जिस दो एटम्स आपको देखेंगे जिसमें से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, तो उसके तरफ ही क्या होगा, आपके उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा है बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से उनका आपका मूवमेंट होगा। तो दिस इफेक्ट इज सीन ओनली इन सिग्मा बॉन्ड। तो क्वेश्चन बन सकता है क्या ये पाई बॉन्ड में भी दिखता है नेगेटिव इफेक्ट? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्मा बॉन्ड में ही आपको दिखेगा। तो मैं इसको एक बार प्रॉपर और लिख सकता हूँ इस तरीके से कि पार्शियल शिफ्टिंग, ठीक है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ गई? मैंने कंप्लीट करके यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी लगेगा। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। यस, डेफिनेटली इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेटली इज ए परमानेंट इफेक्ट, मैंने पहले ही आपको बोला था, ठीक है, दिस इज दी परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपका डिस्टेंस बच्चों डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये तो पॉइंट क्लियर हो गया है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट इज distance inductive effect is distance dependent, and after 3 or 4 atoms, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो लिखा है मैंने स्टेटमेंट वो आप ध्यान से देखो, रीड करो। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एंड आफ्टर 3 or 4 एटम्स, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 3 or 4 एटम्स इंडक्टिव इफेक्ट नॉट कंसीडर्ड। मतलब आप ये समझो कि जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो एक इफेक्टिव जो पॉइंट है, जो इफेक्टिव रीजन है, वो आपका फिनिश होता जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपका डोमिनेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 to 4 कार्बन एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल मैं दूंगा आपको तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे मान चलो कार्बन 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 एंड ये क्लोरीन, ध्यान दो, ठीक है। तो आपको परफेक्टली मैंने बोला कि आफ्टर 3 or 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो इस पे चार्ज क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप क्या देखिए कार्बन से, तो इस पे चार्ज का डेल्टा माइनस होगा, इस पे चार्ज डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इस तरफ अगर आप मूव करते जाओगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, बताओ, इस पे आपका डेल्टा
प्लस प्लस, इस पे आपका चार्ज डेल्टा प्लस प्लस प्लस, और इस पे चार्ज आपका डेल्टा प्लस प्लस, आपका 4 प्लस भी आप लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। अभी क्वेश्चन है कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका कहाँ तक प्रॉपरली काम करता है, इफेक्टिव वर्क कहाँ तक करता है। तो इफेक्टिव वर्क करता है वो अप टू 3 to 4 कार्बन एटम। तो मतलब आपको देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 कार्बन एटम तक ही इंडक्टिव इफेक्ट प्रॉपर वर्क करेगा, और 4 कार्बन के लिए करेगा बट बहुत ही नेग्लिजिबल करेगा, बहुत ही लेस अमाउंट में करेगा, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन पे अधिक काम करेगा। तो मेरा सीक्वेंस होगा कि वही फर्स्ट पे सबसे अधिक करेगा, देन उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। 4 पे आपका बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में करेगा। बात समझ में आ गई? ओके तो इसका मतलब यहाँ पे जो शेयर्ड पेयरल इलेक्ट्रॉन्स है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, वो आपका प्रॉपरली अप टू 3 कार्बन तक ही दिखेगा, 3 के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हम फाइनली यहाँ से एक मुझे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई डिस्टेंस अगर बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस अगर आपकी इंक्रीज करती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और डिस्टेंस जितनी कम होगी वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का जो एक पॉइंट निकला है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। एक मैं पॉइंट और बताता हूँ कि जब हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं हाइड्रोजन एटम को लेके, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का स्टैंडर्ड कंडीशन में ध्यान दो, हाइड्रोजन एटम का स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ध्यान दो, ठीक है। स्टैंडर्ड केस के अंदर हाइड्रोजन एटम का जो इंडक्टिव इफेक्ट माना गया है वो कितना है, 0 माना गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। आपके यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, ध्यान दो, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी जो आपके 2 टाइप्स, इसमें आपका पहला होता है प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस ए इफेक्ट, माइनस ए इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब समझो, प्लस आई इफेक्ट का मतलब समझो ध्यान से क्या है। प्लस आई देखो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, अब ध्यान से मुझे सोच के थिंक करके बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी कार्बन एटम के पास या स्पीसीज पे कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। तो पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, तभी तो पॉजिटिव आपका यहाँ पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होगा। और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करते हो, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई स्पीसीज कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, विड्रॉ करता है, इसका मतलब यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। पॉजिटिव इफेक्ट क्लियर, नेगेटिव इफेक्ट क्लियर। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किए जा रहे हैं तो किसी स्पीसीज के थ्रू होंगे, किसी एलिमेंट के थ्रू होंगे, किसी न किसी आपके मतलब हम बोल सकते हैं कि गिवन आपका कंपाउंड हो, ठीक है, उसके थ्रू आपका होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो वो भी किसी कंपाउंड स्पीसीज के थ्रू होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे जा रहे हैं वो भी किसी एटम और स्पीसीज के थ्रू होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव इफेक्ट शो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट शो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ न कुछ ग्रुप होंगे। तो जो ग्रुप होंगे उन ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स होंगे या फिर जो स्पीसीज होंगी या जो कंपाउंड होंगे उनकी एक सीरीज बन जाएगी। तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करने वाली कुछ सीरीज होंगी, नेगेटिव इफेक्ट शो करने वाली कुछ सीरीज होंगी, तो उन सीरीज पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव इफेक्ट से क्रिएट होगा पॉजिटिव सीरीज प्लस आई सीरीज। प्लस आई सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और जो माइनस आई आपका जो सीरीज होगा उसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो उनका सीक्वेंस भी हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो परफेक्टली मैंने माइनस आई इफेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, मैंने माइनस आई इफेक्ट के बारे में पहले मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ ये बात ध्यान से देखो कि माइनस आई का एक्चुअली मतलब क्या है। माइनस आई बेटा नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, जब कोई स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करती है, ठीक है, तब आपका यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कशन। यहाँ पे एक लॉजिक आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे एक मैंने सीक्वेंस लिख के दिया है कि सपोज दिस इज एक ग्रुप, उस ग्रुप से आपका CH2 अटैच है, नेक्स्ट CH2, ठीक है, CH2 एंड नाउ दिस इज CH3। ये आपकी कार्बन की चैन इस तरीके से मैंने अटैच कर दी है। और आप देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। माइनस आई का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, हाई हो, वही इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सकता है। तो बस इसी पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो यहाँ पे मैं फोकस कर दूंगा कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कि ये जो भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्रुप दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो एटम्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। बात समझ में आ गई। तो इस केस में आपका यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो उस केस में देखो, इस पे चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज क्या होगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, आप नंबरिंग कर दो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, और 3 के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता ही नहीं है, ये मैंने बताया था, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो आप ध्यान से, फिर सेकंड क्या होगा कि भाई इस ग्रुप की वजह से सेकंड कार्बन पे भी आएगा, तो हम लिखेंगे उसके ऊपर डेल्टा प्लस प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में से कैसे भी लिखो, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस आपको। थर्ड पे बात करूँ तो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव करके लिख लो, या फिर आप डेल्टा 3 प्लस करके लिख लो, बात तो आपकी वही होगी। बात समझ में आ गई। या फिर इस पर आप डेल्टा प्लस 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 करके भी लिख लो, तो वो भी करेक्ट होगा। बात क्लियर है बेटा। और लास्ट में जो आपका फोर्थ कार्बन है, इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो होगा वो बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, तो इस पर हम इसलिए डिफाइन नहीं करते हैं। तो अप टू 3 कार्बन तक ही आपको परफेक्टली इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है मैंने सही इफेक्ट। यस, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे, वही हैं आपके। देखो, पहला फैक्ट है आपका, आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज 0। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसलिए आपको लिखा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब देखो, डिस्टेंस जितनी आपकी बढ़ती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम होती जाएगी, जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। और तीसरा पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट को लेके। तो प्लस आई इफेक्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैंने एक पूरा ग्रुप बना के दिया है। यहाँ पे जी आपका एक ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप से अटैच यहाँ पे आपका CH2 है, नेक्स्ट फर्दर CH2 है, ठीक है, CH2, सॉरी दिस इज CH2, ठीक है बच्चों, और ये आपका यहाँ पे CH3। तो जल्दी से बताओ कैसे प्लस ए इफेक्ट हम शो कर सकते हैं। तो प्लस ए इफेक्ट शो करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आना। और पॉजिटिव बच्चों कब आएगा, पॉजिटिव आने के लिए जो ग्रुप जी है, ये जो जी ग्रुप है, इस जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इन ग्रुप के रिस्पेक्ट में। इन ग्रुप के रिस्पेक्ट मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स की। तो ये आपका अगर सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा कि भाई जो भी एक अटैच्ड ग्रुप है, उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन एटम से कम हो जाती है, तो उस केस में आपका, आप देख सकते हो परफेक्टली कि उस ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो कोई भी इंडक्शन नहीं होने वाला है टुवर्ड्स ग्रुप। तो इस केस में आपका जो ग्रुप जी है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट आप इधर से इधर होगा, तो फिर इस पे चार्ज डेल्टा माइनस, इस पे आपका डेल्टा डेल्टा माइनस, इसके पास डेल्टा 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 माइनस, और इस पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, ठीक है, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका अप टू 3 कार्बन तक ही आप डिफाइन कर रहा है, ठीक है, अप टू, इसके बाहर नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, एग्जामिनर अप टू 3 कार्बन एटम तक ही आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है, तो यहीं तक आपको ध्यान देना है। तो ये चार्ज आपका क्रिएट हो जाएगा। अब बात समझो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव इफेक्ट था, बच्चों ध्यान दो, जो नेगेटिव इफेक्ट था या जो आपका पॉजिटिव इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई जब पॉजिटिव इफेक्ट आपका सामने लिखा हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप के ऊपर आ रहा है, जब नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था तो ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि जो हमारे ग्रुप अटैच हैं, जो हमारे एक स्पेशल ग्रुप्स अटैच हैं, उस ग्रुप का नेचर कैसा है। अगर उस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्रिएट होगा। अगर उस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का होगा तो इसका मतलब वहाँ पे आपका पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफेक्ट है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये टोटली रिलेट किससे कर रहे हैं, ये जो ग्रुप हम लगा रहे हैं उन ग्रुप से रिलेट कर रहे हैं। मतलब ये जो ग्रुप लग रहे हैं, ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ग्रुप
जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे वो माइनस आई इफेक्ट करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो प्लस आई माइनस आई कन्फर्म, क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। आज तक एक पॉइंट क्लियर मैं कर रहा हूँ, ये बात आपको बिल्कुल समझ में प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि भाई जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लीज़ बच्चों ध्यान देना कि जो आपका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई का मतलब ही समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को, मैं लिखूंगा ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में भी मैंने बात करी। तो भाई ऐसे इफेक्ट, ऐसे ग्रुप को मुझे देखना है और उनके सीक्वेंस के बारे में बात करना है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, क्लियर है। तो चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस आई सीरीज की फॉर्मेशन की जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस आई सीरीज, ठीक है, प्लस आई सीरीज। तो प्लस आई जो सीरीज है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तभी आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। प्लस आई सीरीज आपकी फॉर्म हो जाएगी। अब प्लस आई सीरीज के अंदर बच्चों एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस देखो मैंने ऊपर सब से, अगर मैं सबसे हाईएस्ट अगर बात करता हूँ तो आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में डाटाबेस चल रहा हूँ, CH2 माइनस सबसे अधिक, फिर यहाँ से आपका NH माइनस, ठीक है, नेक्स्ट आपका O माइनस, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा C डबल बॉन्ड O, देन O माइनस, ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ से थर्ड डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है, ध्यान दो, CH3 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 नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलेगा सेकेंड डिग्री का मतलब ये CH, ये CH3, नीचे आपका CH3, नेक्स्ट ये आपका यहाँ से CH2, नेक्स्ट CH3, ठीक। इसके बाद मैं बात करूँगा तो आएगा बच्चों ट्रीटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप से होते हैं CT3, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा CD3, ठीक, और CD3 के सबसे लास्ट में मिलेगा आपको CH3, ठीक है, और CH3 के सबसे लास्ट में फिर मिल जाएगा आपको क्या, हाइड्रोजन। तो उसको तो जीरो होती है, प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दोनों नेचर आपकी जीरो होती है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो हमारे ग्रुप है, वो ग्रुप तो आपको मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिए हैं, बट उनके पीछे देखो स्टार्टिंग में कुछ रीजन है। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ से CH2 NH माइनस O माइनस, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है, तो ऊपर देखो मैंने ट्रेंड लिया भी है, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस। तो यहाँ पे प्लस आई का सीक्वेंस की बात करोगे CH2 माइनस का सबसे अधिक होता है। तो इसके पीछे बच्चों जो रीज़न है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसके पीछे जो आपका रीज़न है वो है कि भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर आपके सेंट्रल एलिमेंट की बढ़ रही है, इंक्रीज करती है, तो उस केस में जो प्लस आई है वो आपका डिक्रीज करेगा। प्लीज़ 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 इसे ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एप्लीकेशन, तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। तो अभी आप प्लीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि इसके रीज़न बहुत बार आपको बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका जो ट्रेंड फॉलो किया रहा है, किया जा रहा है आपके नेगेटिव सीक्वेंस में, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखो सेंट्रल एलिमेंट क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी उस केस में प्लस आई का जो नेचर है वो कम होता जाएगा। बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि बेटा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अट्रैक्टिव पावर करेगा, भाई वो अट्रैक्शन शो करेगा, नहीं करेगा, बताओ जल्दी से, अट्रैक्शन शो करेगा। जब वो जितना अधिक अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन मुझे प्लस आई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है ग्रुप के ऊपर, तो इस केस में आपका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम होती जाएगी, इसलिए प्लस आई आपका जो इफेक्ट है वो क्या, कम होता जाएगा। बात समझ में आ गई, तीनों तीनों का ही समझ में आ गई, सीक्वेंस क्लियर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जो है बढ़ेगा तो प्लस आई नेचर आपका कम होता जाएगा। बाकी के सीक्वेंस आपके नॉर्मल सीक्वेंस, ठीक है, ये थर्ड डिग्री हो गया, ये सेकेंड डिग्री हो गया, ठीक है, ये 1 डिग्री होगा, और आइसोटॉप्स हैं उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में आपका आता है हाइड्रोजन। इतनी क्लियर होगी प्लस आई के बारे में, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक बार आप फिर से ट्रेंड देख लो, ये आपका ट्रेंड देखो परफेक्टली यहाँ पे रहा है, इसमें कोई आपका डाउट नहीं है। ये आपका यहाँ पे मैंने लास्ट में ये भी डिस्कस किया है कि मैंने लास्ट में अगर आप लेते हो हाइड्रोजन के पहले भी तो आप ले सकते हो कि सर यहाँ पे ट्रीटियम आएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा, सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक, जो आपका प्रोटियम है। तो ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। और इसके मैं इजी ट्रिक को डिस्कस भी कर दूंगा, इसका इजी ट्रिक क्या है याद करने का, उस पर भी हम लोग बात करते हैं, तो समझो। इसमें देखो यहाँ पे आपका 3
देन आपका यहाँ से 2 डिग्री, देन आपका यहाँ से 1 डिग्री। लास्ट वाले आप याद कर ही पाओगे, ठीक है, CT3, CD ट्रीटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम, ठीक है। और इसके पहले आपको कैसे याद करना है, आप ले लो फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस कैसे फॉलो कर रहा है। आप देखो पीरियड आपको पता है, ठीक है, तो पीरियड आपको पता है, तो आपको पता है बोरॉन के बाद कार्बन आएगा, देन आपका नाइट्रोजन आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा। तो उसको ध्यान रखो वहाँ पे कि भाई जो हमारा सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस आपका है एक मतलब पीरियड के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो कार्बन देन नाइट्रोजन देन आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, ये आपका एसिटेट ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक एसिड का ग्रुप आ रहा है बेसिकली, आप देखो यहाँ पे। फिर आपके 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा आप फॉलो कर सकते हो, बाकी इसमें ऐसा डिफिकल्ट होता नहीं है, बट ध्यान तो यही रखना होता है कि प्लस इफेक्ट जहाँ पे वर्क करेगा उसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी एज कम्पेयर टू बाकी ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से इसको हम फॉलो करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन जब ये ग्रुप लगा के दे देगा किसी भी सीरीज के साथ, तो फिर आपको वहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। तो एक बेसिक ट्रेंड तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। चलो तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा मैंने ट्रेंड आपको रखा है, रिटर्न गिफ्ट करके रखा है, एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 NHO C डबल O- एंड 3rd डिग्री। फिर आपको पता है कि क्या आने वाले हैं, बट 2nd डिग्री, देन 1 डिग्री, नॉर्मल एल्काइल, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। मैं बेटा ऊपर के देखो ये तीनों के तीनों में कनेक्ट आपको मैंने पहले किया था पीरियड वाइज, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद आपको ट्रेंड को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3rd डिग्री है, 2nd डिग्री है, 1 डिग्री है, नॉर्मल एल्काइल है, और बाकी आपका ये ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। कर पाओगे, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, लर्न कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आधा समझ में आ गया। अब देखो मैं डिस्कस करूंगा -I इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट आपको याद हो गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों में बात करने वाला हूँ -I ग्रुप के बारे में, ठीक है। -I जो ग्रुप हमारे हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो -I का मतलब +I का इलेक्ट्रॉनेटिंग था, तो -I का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज कम्पेयर टू कार्बन जो अल्काइल पार्ट होगा। तो एक बार सीक्वेंस देख लो, आपको मैं सीक्वेंस पहले बताता हूँ, ठीक है। NF3 पॉजिटिव, ठीक है, नेक्स्ट NR3 पॉजिटिव, नेक्स्ट NH3 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। ये प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होल्ड करेंगे। ये आपका ऑक्सीजन, नाइट्रो, नेक्स्ट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नेक्स्ट आपका C डबल बॉन्ड OH एसिड पार्ट आएगा, नेक्स्ट एल्डिहाइड आ जाएगा बच्चों। इसके बाद आपके हेलोजेंस आएंगे, बट हेलोजेंस का सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। पहले कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन एंड नेक्स्ट इज आयोडीन, याद रहेगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका एल्कोक्सी पार्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्सी पार्ट आएगा, नेक्स्ट आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा, एल्काइन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे अमाइन NH2, और फिर बच्चों इसके बाद आएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे बेंजीन के साथ एक ये ग्रुप, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। ये आपका एक ट्रेंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अभी इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल तरीके से। जैसे अभी हम लोगों ने +I के बारे में एक लॉजिक बताया, उसी तरीके से आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो इजी तरीका है, जो इजी मेथड है, उस इजी मेथड को हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी चीज़ों को याद करने के लिए, बाकी ऐसे डिफिकल्ट आपका है कुछ नहीं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये सीक्वेंस, और फिर इस तरीके से मूव करते करते बच्चों हम लोग लास्ट में मूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है NF3+, फिर NR3+, फिर आपको NH3+ दिख रहा है, फिर NO2 दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है देखो, सबसे पहले देखो फ्लोरीन है, यहाँ पे आपका R पार्ट आया है, फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आए हैं। देखो इससे अटैच नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे देखो बच्चों फ्लोरीन है, यहाँ पे एल्काइल पार्ट है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन है। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो ग्रुप आपके अटैच है सेंट्रल एलिमेंट इज द नाइट्रोजन, उसके साथ अटैच मैं उन्हीं को लिखूंगा शॉर्ट में। तो इन चारों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, और क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, FRHO, फ्रो। फ्रो हमने लिख लिया। अब फ्रो से समझ लो, एन के साथ अटैच है क्या, फ्लोरीन, एन के साथ अटैच है एल्काइल, एन के साथ अटैच है हाइड्रोजन, एन के साथ अटैच है ऑक्सीजन। हो गया ना फ्रो। तो फ्रो इंपॉर्टेंट है, फ्रो से आप समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान रखो, फ्रो फ्रो से आपको पता है नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ एल्काइल अटैच है, आर पार नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन है। कितना सिंपल है, याद हुआ, कन्फर्म है। इसके बाद सुनो, इसके बाद आपका आएगा CN के साथ है आपका एसिड वाला पार्ट। तो ये भी देखो मैं लिखूंगा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या, इसके लिए मैं लिख दूंगा सुनो, SUNO। सुनो पता है, फ्रो सुनो, फ्रो सुनो, सुनो सुनो से आपको याद है, सुनो 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 का मतलब क्या हो जाएगा, सुनो से आपका सु नो, सु नो। ठीक है, तो इसमें से एक पार्ट तो आपका एसिड का है। तो एसिड, एसिड और इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो इसमें बोल सकते हो सुनो, सुनो से आपका CN हो गया। और एसिड से मैं बोलूँगा सिर्फ इसके लिए एसिड यूज कर दूंगा, तो क्या होगा, फ्रो सुनो एसिड, फ्रो सुनो एसिड। कितना सिंपल है, फ्रो, फ्रो से याद हो गया ना बेटा फटाफट सीक्वेंस। फ्रो में नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से एल्काइल, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। फ्रो सुनो, सुनो का मतलब साइनाइड, एसिड का मतलब फ्रो सुनो एसिड, फ्रो सुनो एसिड। कन्फर्म है, क्लियर, फ्रो सुनो एसिड। अब इस एसिड के बाद आपको बहुत बारी एल्डिहाइड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो एल्डिहाइड को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ में ही। तो फ्रोसुनो एसिड एल्डिहाइड, फ्रोसुनो एसिड एल्डिहाइड, या फिर बोलो आप फ्रोसुनो ए स्क्वायर। तो फ्रोसुनो एसिड एल्डिहाइड, आप इसको भी इसमें इंक्लूड कर दो, फ्रोसुनो एसिड एल्डिहाइड। और उसके बाद आपका यहाँ से आएगा हेलो, यस दिस इज हेलो पार्ट। तो मैं बोलूँगा फ्रोसुनो एसिड एल्डिहाइड, फ्रोसुनो एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, फिर आपका हेलो, हेलो आ जाएगा। और हेलो के बाद आपका आ जाएगा और, हेलो के बाद हम क्या बोलेंगे, AUR। ठीक है, हेलो के बाद और कौन लगेगा अक्षी, हेलो और ओहो। ठीक है, हेलो और ओहो, ओहो के बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, उस ट्रिपल बॉन्ड को मैं, ट्रिपल बॉन्ड है, अमाइन है, NH2 आपका यहाँ पे दिख रहा है, एल्किन वाला और फिनाइल वाला। तो इन सबको मैं एक साथ लिख देता हूँ सॉल्ट में। दिस इज कॉल्ड TA, 1 सेकेंड, TA। देखो टी से आपका हो गया है यहाँ से, 1 सेकेंड, टी से आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डन। ई से अमाइन हो गया, फिर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब इसको मैं फिर डालूंगा ए। ठीक है, एल्कीन, और लास्ट में आपका फिनाइल। ठीक है, टाप बोल सकते हो आप। ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो एल्कीन है ना और फिनाइल है, इसमें बहुत बार आपका पोजीशन इंटरचेंज करी होती है। फिनाइल इधर होता है और एल्कीन इधर भी, बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है। तो बहुत जगह मैं इसको ऐसे भी डिस्कस करता हूँ, TAPD ऐसे भी लिखते हैं। तो ये दोनों में से दोनों ही करेक्ट है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। इसमें आपका डबल बॉन्ड पहले, फिर आपका बेंजीन, आपका फिनाइल, या फिर फिनाइल पहले ये। लेकिन मैं करेक्ट कौन सा ट्रेंड करूँगा, तो मैं फॉलो करूँगा कि फिनाइल लास्ट में और उसके पहले आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, फ्रो सुनो एसिड एल्डिहाइड और ओहो, ऊपर आपका हेलो हो गया ना, हाँ ओहो, ओहो के बाद आपका टाप, टाप का मतलब, टी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ए का मतलब अमाइन, ए का मतलब एल्कीन, और पी का मतलब फिनाइल। हो गया ना, डन, समझ में आ गया। कोई इजी, बहुत इजी ट्रिक मैंने बता दी आपको, कोई डाउट नहीं है। ऊपर का सीक्वेंस कर पाओगे बच्चों, तो ऊपर के सीक्वेंस में क्या होगा, ये ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो माइनस इफेक्ट आपको यहाँ पे हो गए हैं क्लियर, कोई इसमें डाउट तो नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा माइनस इफेक्ट याद कैसे करना है। चलो बाकी आप ट्रेंड को लिख पाओगे, तो यहाँ पे आप देख लो, एक ट्रेंड आपका परफेक्टली लिखा हुआ है, और इसी को मैंने डिस्कस भी किया है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बात करूँगा टेक अवे फ्रॉम टूडेज क्लास। टूडेज क्लास से पहले वाली जो क्लास हुई थी, उसमें आपको डिस्कस किया मैंने होमोलिसिस एंड हाइड्रोलिटिक। ठीक है,
तो ये दोनों ही क्लीवेज आपको बॉन्ड फिजन क्लियर है। ऑर्डर ऑफ प्लस आई भी आपको समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी क्लियर है आपको, सब कुछ यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके अब बच्चों इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको देखो समझ में आएगा। अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके जेई मेंस एडवांस प्लस नीट के अंदर आपको डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कैसे होगी। तो समझो बच्चों ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, पहले बताओ डेफिशिएंट है। अरे कार्बन कैसा है, डेफिशिएंट स्पीसीज है कि नहीं। अब ये डेफिशिएंट स्पीसीज मैंने कल ही आपको बताया था कि जो कार्बोकैटायन होता है वो जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तो उसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचते हैं, ठीक है। आपको अगर पता है तो मैंने कल डिस्कस भी किया था कि जैसे मान के चलो हमारे पास एक एटम एक्स है, इस एटम एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है इस कार्बन से, तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन्स भी लेके चला जाए कार्बन का, और खुद का तो लेके जाएगा ही। तो इसका मतलब कार्बन के पास चेक करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से कार्बन के पास आप देख सकते हो पॉजिटिव जो मिलेगा, बट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये बेटा क्या चाहेगा, ये 6 है तो 6 से क्या बनना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पे लेना चाहेगा। तो इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एडिशनल आ जाए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एडिशनल आएंगे तभी तो स्टेबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कन्फर्म है इतना। तो अब ये क्वेश्चन वही है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने के लिए क्या होगा वो समझो कॉन्सेप्ट। तो अब इस केस में देखो पहला जो रूल काम करता है, रूल बाय रूल में स्टेप बाय स्टेप का काम करूंगा। इसमें जो पहला रूल बच्चों काम करता है वो काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन पॉजिटिव, जो कार्बोकैटाइंस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी, मैंने बच्चों डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एस परसेंटेज के साथ, अगर आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग डिस्कस किया था मैंने, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। तो एस परसेंटेज के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वही ट्रेंड में बात करूंगा कि कार्बन की जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। बात समझ में आ गई भाई, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी तो मतलब वहां पे आपकी स्टेबिलिटी उस कार्बन की उतनी ही कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं और ट्राई करते हैं। तो पहला आपका जो रूल बनता है वो रूल क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन पॉजिटिव जितनी अधिक होगी तो आपकी फिर स्टेबिलिटी उस कार्बन पॉजिटिव की उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन पॉजिटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी फॉर दैट कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी आपकी अगर अधिक है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, और स्टेबिलिटी अगर कम हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है। तो इस ट्रेंड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों इसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें देखो ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, जल्दी से बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों। दो ही सिग्मा दिख रहे हैं ना, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कैसा होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है इसके पास देखो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसको प्रॉपर लिख लेता हूँ साइड में, ठीक है, तो आपको जब बेटर समझ में आएगा। यहाँ से CH3 और यहाँ से ये है CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और सेकेंड आपको लिखा है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, और थर्ड आपका यहाँ पे लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, ठीक। चलो स्टार्ट करें। इसके पास पॉजिटिव का मतलब कुछ होगा नहीं, यहाँ पे 2 सिग्मा दिख रहे हैं। जब 2 सिग्मा दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका sp N=2 हो जाएगा ना। बॉन्ड पेयर आपके 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे N=2 कितना होगा, N=2 मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो ऊपर जो पाई बॉन्ड होगा 2 पाई बॉन्ड होंगे 1 सिग्मा होगा, मतलब ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक। ओके, ये बचा हुआ है वो ध्यान देखो। इसमें ये जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव है
तो ये ट्रिपल बॉन्ड में पता है ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, बीच में सिग्मा है। तो सिग्मा तो इसमें एक ही आ रहा है, जब सिग्मा एक आ रहा है तो मतलब ये आपका एस हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसकी बात करो तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा और एक सिग्मा मिलेगा हाइड्रोजन से, तो N=2, 2 का मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसके पास 3 सिग्मा मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन पे एक आपका ये वाला सिग्मा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आप देखो s हाइब्रिडाइज्ड तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे अधिक है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी है तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी, तो आपका ये बन गया ट्रेंड। तो प्लीज़ यहाँ पे जो हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आपके यहाँ पे स्पीसीज को इस तरीके CH ट्रिपल बॉन्ड NCH, तो फिर आप निकालोगे तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा आपको बीच में, तो N=2, ऊपर नीचे पाई आपको मिलता है ट्रिपल बॉन्ड में, बीच में सिग्मा, तो फिर आपका 2 का मतलब फिर ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब इसमें से ये वाला पार्ट बचा ही नहीं, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ s हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको s परसेंटेज कितना होगा, डेफिनेटली 100% ही आपको देखने को मिलेगा। निकालो ना, 1/1 × 100, तो इससे कैंसिल, ये तो आपका टोटल हो जाएगा ना, तो 1 से 1 कैंसिल, टोटल आपको मिलेगा यहाँ से 100%। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो सेकंड रूल्स पे चलते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, सेकंड रूल, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर मान के चलो क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, तो फिर उस केस में हम लोग स्टेबिलिटी फॉलो करते हैं 3rd डिग्री, 2nd डिग्री एंड 1 डिग्री के ट्रेंड पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है तो उस केस में पहला रूल काम करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो फिर आपका सेकंड रूल काम करेगा, यहाँ पे 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री का ट्रेंड फॉलो किया जाएगा। क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड क्या रहेगा। जैसे एक कुछ कंपाउंड ए है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। सबकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला कंपाउंड आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपका है पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ 3 ही सिग्मा दिख रहे हैं, तो मतलब ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव है, तो एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो मतलब यहाँ भी 3 सिग्मा है, तो मतलब ये भी क्या, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो थर्ड मॉलिक्यूल है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास बाकी 2 प्रेजेंट होंगे, आपका हाइड्रोजन 3 सिग्मा है, तो इसके पास ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री को हम फॉलो करेंगे। तो देखो ऊपर वाला कैसा है, यहाँ पे देखो, जहाँ पे 3 कार्बन आपके डायरेक्टली अटैच दिख रहे हैं, 1 1 2 1 3, ऑल आर CH3 तो मतलब ये आपका 3rd डिग्री है। ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2nd डिग्री हो गया, और लास्ट वाला आपका 1 डिग्री। तो फिर यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या फॉलो होगा, 3rd डिग्री सबसे अधिक, तो आपका एक करेक्ट सिक्वेंस आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया। स्टेप बाई स्टेप पहला रूल्स क्लियर, दूसरा रूल्स क्लियर। जब पहले रूल काम नहीं करेगा तो दूसरे रूल पे जंप करना। फिर आते हैं 3rd रूल पे। तीसरा रूल कहता है कि इफ रूल फर्स्ट एंड सेकेंड आर फेल, अगर रूल फर्स्ट और सेकेंड फेल हो जाते हैं तो फिर हम 3rd रूल की तरफ मूव करते हैं। और 3rd रूल ये कहता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी आपकी पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस आई का मतलब क्या मैंने बताया, प्लस आई का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। अभी देखो कार्बन के पास क्या डेफिशिएंसी है, मैंने पहले बोला था, इसके पास प्रेजेंट है आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो अगर इसको देने वाले ग्रुप मिल जाएं जो प्लस आई नेचर के होंगे, तो अब स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे इस कार्बन की, भाई इसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। और इफ एनी केस गलती से अगर माइनस आई ग्रुप लग गए, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी इस कार्बन पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और विड्रॉ कर लेंगे, तो इसके पास डेफिशिएंसी और क्रिएट हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन जो पॉजिटिव है, कार्बोकैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इन कार्बन पॉजिटिव इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। बात समझ में आ गई। तो प्लस आई और माइनस आई का आपका ये रहेगा ट्रेंड, यहाँ पे प्लस आई रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लस आई का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हो, जब इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो कार्बन पॉजिटिव पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 में से 2 मिल जाएंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका। ये बात आप समझो। माइनस आई का मतलब विड्रॉ करने वाले हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी उसके पास डेफिशिएंसी है, कार्बन पॉजिटिव के पास जब डेफिशिएंसी है तो और इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे ऐसे ग्रुप, तो वहाँ पे आपको 6 थे, 6 से भी कम हो जाएंगे, 5 3 2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। ये बात सबको समझ में आ गई। चलो तो देखते हैं यहाँ पे रूल्स। 3rd रूल, पहला रूल क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा। तो इसमें देखो सबसे पहले भी इसमें के अंदर भी रूल्स फॉलो करने कौन से, तो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे काम करेगा
DNP, D का मतलब डिस्टेंस, N का मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप अटैच, P का मतलब पावर, ठीक है। तो DNP को फॉलो करेंगे। D का मतलब देखो डिस्टेंस है, बिकॉज आपका नेटवर्क इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। N का मतलब नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो ग्रुप हैं वो कितने लगे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। और जब दूसरा नंबर पे अब जब मूव करो, नंबर के बाद फिर पावर पे मूव करना, मतलब उनका जो इफेक्ट है वो कैसा है, फिर उस पर मूव करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब ये जो DNP जो रूल काम कर रहा है, ये DNP आपके प्लस आई के साथ भी काम करेगा DNP, और ये DNP आपके माइनस आई के साथ भी काम करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको पता है सबसे पहले वही रूल्स फॉलो करना है, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करते हो कार्बोकैटाइंस की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन सबकी मुझे सेम ही लग रही है, क्यों, देखो यहाँ पे देखो आप पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पहला रूल हो गया कैंसिल। अब रूल 2 की बात करें, रूल 2 में क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, देन तब मूव करना है। सेकंड रूल कहता है कि थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, वन डिग्री। बट यहाँ तो सारे के सारे किसी डिग्री या वन डिग्री वाले हैं, आप चेक करके देख लो ना। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ऑल आर वन डिग्री। जब ये सबके सब वन डिग्री हैं तो इसका मतलब फिर सेकंड रूल भी कैंसिल, तो रूल फर्स्ट भी कैंसिल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है। रूल सेकंड जो है वो भी कैंसिल क्योंकि सबकी जो डिग्री है वो भी सेम है। रूल थर्ड कहता है कि प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और माइनस आई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस रूल की तरफ हम मूव कर चुके हैं। तो रूल थर्ड कहता है, और ये भी है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो बताओ सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे प्रेजेंट है, मैं स्टेप बाई स्टेप बात करूँगा फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को लेके। तो देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो दे रखा है उसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये यहाँ पे देखो, अभी आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ प्लस आई, तो जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और तो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको इंक्रीज करेगा। तो पहला कंपाउंड यही था, और सेकेंड कंपाउंड आपका है कुछ इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव है, एक एल्काइल यहाँ लगा है, और थर्ड कंपाउंड के पास कहीं कोई भी एल्काइल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, इस पे भी यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, इस पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो लगभग सेम इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। भाई पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बात आप समझ लो, स्टेबिलिटी अगर डिफाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ आओ, इस कार्बन पे देखो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और एक तरफ आपका यहाँ पे एल्काइल पार्ट है, मिथाइल है, और इस कार्बन पे अभी भी आपके 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे भी आपके 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब देखो जहाँ पे एल्काइल पार्ट मिल गया तो एक एल्काइल पार्ट इसे ऊपर मिला है और एक एल्काइल पार्ट आपका इधर रिप्रेजेंट है, मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो मतलब 2 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो इस कार्बन की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट की हो जाएगी। अब सेकंड और थर्ड की बारी बची है। तो सेकंड और थर्ड में देखो, थर्ड में कहीं भी एल्काइल पार्ट नहीं है, थर्ड में कहीं भी आपका एल्काइल पार्ट प्रॉपर नहीं दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा एल्काइल पार्ट। लेकिन यहाँ पे देखो एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो इसका मतलब फिर सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी आपकी थर्ड से। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, जहाँ पे मैंने बात करी है कि जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, ध्यान दो, जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी को, भाई कार्बन के पॉजिटिव को फिनिश करेंगे तो उसकी मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सबसे पहले चक्कर रूल फर्स्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली सेम है सबकी, क्यों, क्योंकि सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम डिग्री की बात करें तो डिग्री देखो सबके सब वन डिग्री वन डिग्री वन डिग्री, डिग्री भी सबकी सेम है। अब तीसरा रूल ही काम करने वाला है। तो रूल वाइज मैं बता रहा हूँ, रूल वाइज अगर आप फॉलो करोगे आंसर पे कभी गलती नहीं होने वाली आपसे, ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो रूल थर्ड में देखो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन लगा हुआ है ये कुछ बता रहा है। क्लोरीन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अरे क्लोरीन कैसा होता है, क्लोरीन तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा। भाई यहाँ तो डेफिशिएंसी पहले ही से है। अब ये देखो कि जो क्लोरीन है
तो अब क्लोरीन को फिर सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए फिर आ जाओ आप डीएनपी पे, डिस्टेंस पे, नंबर पे और पावर पे। तो डिस्टेंस देखो, जो क्लोरीन लगा है वो कैसा है, वो आपका है -I। अब -I के कैसा होता है आपका यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, तीसरी रूल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कार्बोकैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। मतलब फिर -I के ऊपर मैंने बताया तीनों चीज़ें काम करेंगी, डिस्टेंस, नंबर, पोजीशन। अब -I जितना क्लोज होगा, क्लोज कहाँ पे है, फर्स्ट में, तो सबसे क्लोज फर्स्ट में है, तो -I जितना क्लोज होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये। -I मैं डिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ, डिस्टेंस आपकी डिफरेंट है, देखो है ना, फर्स्ट में देखो क्लोरीन काफ़ी क्लोज है, सेकंड में थोड़ा दूर है, और थर्ड में सबसे दूर है ना क्लोरीन। तो क्लोरीन जितना क्लोज होगा तो मतलब वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, तो पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो सबसे अधिक अनस्टेबल फर्स्ट वाला, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है वो -I क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और जितने अधिक डिस्टेंस पे होगा तो मतलब वहाँ पे आपका जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन क्या होगा उतना अधिक हो जाएगा। तो फिर ये बनेगा यहाँ पे इसका सीक्वेंस, तो थर्ड इज मोर स्टेबिलिटी में देन सेकेंड, और सबसे कम फर्स्ट। समझ में आ गया, रूल्स क्लियर हैं, रूल्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम से किसी भी रूल्स को मत पकड़ के सॉल्व करो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। मैं आपको डिस्टेंस, नंबर, पोजीशन और पावर के बारे में भी बताता चल रहा हूँ। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, ऊपर के रूल्स अभी क्लियर हैं क्वेश्चंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ जरा इसका, ठीक है। आपके पास सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले पहला जो रूल था, रूल फर्स्ट बोल रहा था कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, रूल फर्स्ट ये था, फर्स्ट रूल। रूल सेकंड आपको बता रहा था कि भाई आपको चेक करना है डिग्री, ठीक है। और रूल डिग्री के अंदर आपको पता था कि थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, 1 डिग्री। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। नेक्स्ट आपके रूल जो 3 था, रूल 3 बोला था कि भाई जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, ठीक है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, ठीक है। ये तीनों ही रूल्स हैं। फिर तीनों रूल्स के बाद तीसरा जो रूल्स है उसके ऊपर काम करेगा आपका डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, ठीक है, ये डीएनपी काम करेगा। तो देखते हैं, इसमें भी देखो क्लोरीन लगा रखा है सब जगह, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे आपका मिथाइल पार्ट है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन है। और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था, तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। -I सबसे अधिक किसका होता है भाई, ये -I का सीक्वेंस है, सबसे अधिक किसका होता है, फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो आप आंसर बता पाओगे, तो सबसे पहले चेक करो कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबकी सेम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो पहला रूल कैंसिल हो गया। रूल सेकंड चेक करो, डिग्री, डिग्री चेक करो, डिग्री सबकी आपकी क्या है, सेकंड डिग्री, सेकंड 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये भी आपके इस रूल सेकंड भी फेल। रूल थर्ड पे आ जाओ, वो ही काम करेगा। तो रूल थर्ड में देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन सारे के सारे -I हैं, तो -I क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -I है, ठीक है। तो -I मतलब स्टेबिलिटी वहाँ पे अधिक होगी जहाँ पे -I कम होगा, ठीक है। तो -I कम देखना है, तो कम, सबसे कम -I कहाँ है बताओ, जहाँ पे आपका मिथाइल होगा, और सीक्वेंस तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ। तो देखो ये आपका जो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे डेफिशिएंसी है पॉजिटिव पे, तो जब भी पॉजिटिव पे डेफिशिएंसी, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे मिथाइल है। और आपको एल्काइल पार्ट में बताते हैं, एल्काइल पार्ट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो वो स्टेबल करते हैं। तो मतलब सबसे अधिक स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, तो सेकंड इज मोर स्टेबल। उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, चेक करो, जहाँ पे मैंने बताया था पहले डिस्टेंस फिर नंबर, तो पहले डिस्टेंस चेक कर लो। तो डिस्टेंस चेक करेंगे, तो डिस्टेंस देखो आपकी थर्ड, 4 और 1 में डिस्टेंस जहाँ पे हैलोजन लगे हुए हैं वो आपकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो डिस्टेंस भी काम नहीं करेगी यहाँ पे। अब फिर आते हैं नंबर पे, तो नंबर देखो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन है फोर्थ में, थर्ड में 2 क्लोरीन है, फर्स्ट में सिर्फ क्लोरीन है, तो यहाँ पे नंबर कम है ना, तो नंबर जब कम है तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, इसलिए आपका सेकेंड के बाद फर्स्ट आ जाएगा, लेस स्टेबल में। फिर आपका देखो कौन सा आएगा, देखो फोर्थ में क्लोरीन, ब्रोमीन है, और यहाँ पे थर्ड में क्या है, आपके 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन है, और यहाँ पे 2 आपके लगे हुए हैं क्लोरीन। और अब आप ये बताओ कि -I सबसे अधिक किसका होगा, क्लोरीन का होगा, बिल्कुल सही है। तो मतलब 2 क्लोरीन जो लगे हुए हैं एक साथ थर्ड कंपाउंड में, ज़्यादा तेजी से विड्रॉ करेंगे भाई, क्लोरीन का -I अधिक होता है और ब्रोमीन का -I कम होता है, लेकिन +I अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो ब्रोमीन वाले और क्लोरीन वाले ये वाले ग्रुप हैं,
ये अट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन थर्ड के कंपैरिजन में कम तेजी से अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जो डेफिशिएंसी है। इसलिए फोर्थ आपका उससे अधिक स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा आपका थर्ड। बात समझ में आ गई। तो डीएनपी के रूल्स पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे पूरा फॉलो किया है। नाउ कम्स फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो वो साइनाइड है, यहाँ पे आपका सेकेंड में देखो मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे देखो एक तरफ नाइट्रो भी है फिफ्थ में, यहाँ पे आपका एल्काइन है, यहाँ पे आपका एल्कॉक्सी है, यहाँ पे आपका अमाइन है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर देखो वही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपका डिग्री देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, sp2 हाइब्रिडाइजन सारे के सारे। नेक्स्ट बात करूंगा तो डिग्री सबकी सेम है, बन डिग्री कार्बोकैटाइन, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। तो फर्स्ट सेकेंड रूल कैंसिल। थर्ड रूल की बात करेंगे प्लस आई माइनस आई। तो बस यही चेक कर लो आप यहाँ पे प्लस आई माइनस आई वाले ट्रेंड को उठा के देख लो और उसके बेस पे सॉल्व कर दो। और मैंने रूल्स आपको अभी बताया था, बस उसी रूल्स को आपको फॉलो कर लेना है। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा पता है, जो पहले आप वो ग्रुप रखते हो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हो, रिलीज करते हो, रिलीज करने में कौन सा परफेक्ट होगा, सेकंड वाला। तो सेकंड मोर स्टेबल हो गया क्योंकि वो आपका प्लस आई ग्रुप है। उसके बाद देखो कौन सा होगा, फिर आपको ट्रेंड फॉलो करना है भाई। फिर आपको माइनस से, ये सारे माइनस ग्रुप लगे हैं, सी हो गया विड्रॉ करता है, क्लोरीन भी विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक अधिक है ये भी विड्रॉ करेगा, नाइट्रो भी विड्रॉ करेगा, एल्काइन भी विड्रॉ करेगा, और जो एल्कोक्सी है वो भी विड्रॉ करेगा, अमाइंस भी विड्रॉ करेगा। तो सबसे कम विड्रॉ कौन करेगा, अमाइन, क्योंकि आपको सीक्वेंस मैंने बताया था। तो फिर एर्थ आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो बताया था उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सीक्वेंस को भी बताया था, उसको प्लीज़ आप ध्यान रखना, जो इजी लॉजिक भी आपको बताया था। फिर इसमें कौन सा आएगा, अमाइन के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका एल्काइन, तो आपका 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, फिर आपका हाइड्रोक्सी, तो फोर्थ। और हाइड्रोक्सी के बाद फिर मैं बात करूँ नाइट्रो आ जाएगा। और नाइट्रो के बाद अगर मैं बात करूँगा तो आपका कौन सा आएगा, नाइट्रो के बाद आपका हेलोजन में आ जाएगा, हेलो मतलब क्लोरीन। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा साइनाइड। और फिर सबसे लास्ट में जो आपका स्टेबल होगा वो हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे नाइट्रो, यस नाइट्रो आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो आपको सीक्वेंस भी मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस पता है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो माइनस आई वाला जो सीक्वेंस होगा उसमें आपको पता था, पहले वहाँ पे NF3+ था, फिर NR3+ था, फिर आपका NH3+ था, फिर नाइट्रो था। इसलिए नाइट्रो देखो सबसे कम, नाइट्रो को जो बेट्रोइंग पावर है माइनस आई वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम हो गई, इसलिए आपका नाइट्रो देखो 5th पोजीशन पाया है, ठीक है। ये 5वां कौन सबसे आपका अधिक अनस्टेबल हुआ है, ठीक है। और फिर आपका नाइट्रो के बाद था आपका पता है साइनाइड था, ठीक है। फिर उससे कम आपका एसिड था, एल्डिहाइड था, हेलोजन था, है ना, एल्कोक्सी था, हाइड्रोक्सी था, और आपका एल्काइन था, अमाइन था, एल्कीन था, और लास्ट में आपका फिनाइल था। तो वही ट्रेंड है। तो बस वही ट्रेंड आपको पता है तो बहुत जल्दी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो रूल्स वही हैं, रूल्स फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल। और थर्ड रूल के अंदर भी डीएनपी काम किया नहीं यहाँ पे, तो उससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि डिस्टेंस आपकी सबकी सेम है, हो गया। अब डीएनपी को भी मैं फॉलो करूँ तो डी डिस्टेंस सबकी सेम है, जो भी ग्रुप लगे हैं, नंबर्स भी आपके सबके सेम है, एक ग्रुप लगे हुए हैं। और फिर आते हैं आपके पावर पे, तो पावर पहचाननी है, तो पावर के बेस पे सॉल्व करो। पावर में आपको पता है कि अगर आपका प्लस आई पावर वाला होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बोकैटायन की, माइनस आई पावर वाला होगा तो स्टेबिलिटी कम करेगा, और माइनस आई वाले हैं तो स्टेबिलिटी कम करेंगे। तो आंसर क्लियर हो गया। चलो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन आपको और यहाँ पे दिए हैं, एक क्लोरीन दिया है अटैच, यहाँ पे साइनाइड दिया है, हाइड्रोक्सी दिया है, फ्लोरीन दिया है, 2 क्लोरीन दिए हैं और नाइट्रो दिया है। तो देखो रूल फर्स्ट कैंसिल क्यों देखते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डिग्री सबकी सेम है, सेकंड डिग्री सबकी है। तो रूल फर्स्ट सेकंड कैंसिल, रूल फर्स्ट आपने देखते ही कैंसिल कर दिया, रूल सेकंड आपने ये भी कैंसिल कर दिया। रूल थर्ड कहता है कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई। ये आपको कन्फर्म एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसमें भी फॉलो करेगा आपका डीएनपी, तो डीएनपी को भी फॉलो करना है, डिस्टेंस देन नंबर देन आपका पावर। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या आपका सही आपका बैठना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करो माइनस प्लस आई वाले कोई हैं यहाँ पे, अगर प्लस आई वाले हैं तो उनकी स्टेबिलिटी आपकी सबसे अधिक हो जाएगी। भाई प्लस आई वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो प्लस आई वाला नहीं है तो जाने दो उसे। तो सारे माइनस आई वाले हैं। अब माइनस आई वाले हैं तो फिर आप चेक करो, माइनस आई वाले अगर हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना कम माइनस आई होगा उतना अधिक स्टेबिलिटी होगा। अब माइनस आई में भी चेक करो डिस्टेंस, नंबर एंड पावर।
तो डिस्टेंस चेक करो, सबकी डिस्टेंस सेम है क्या? नहीं। साइनाइड की डिस्टेंस देखो तो कार्बन कैटायन से कितनी है, 1 2 3 थर्ड, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है साइनाइड। और हाइड्रोक्सी देखो तो थर्ड पोजीशन पे है, ये आपकी थर्ड पोजीशन पे है, ये भी थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सबसे दूर होगा, जिसकी डिस्टेंस आपका NSI में सबसे अधिक होगी, तो मतलब वो काफ़ी कम तेज़ी से विड्रॉ कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटायन से, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। तो मतलब साइनाइड इज मोर स्टेबल, इसलिए सेकंड आपका सबसे अधिक स्टेबल हुआ। फिर कौन सा आएगा? फिर आपको नॉर्मल ट्रेंड पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपका हाइड्रोक्सी OH काफ़ी लास्ट में आता है NSI में, तो आपका हाइड्रोक्सी वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्लोरो हो जाएगा, हेलो आते हैं ना, तो क्लोरो हो जाएगा। फिर उससे कम कौन सा होगा? फिर उससे कम हो जाएगा आपका फ्लोरो वाला, तो फ्लोरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि फ्लोरीन की माइनस से ज़्यादा होती है ना, तो स्टेबिलिटी कम करेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे फोर्थ आ गया 1 के बाद। और फिर उससे कम कौन सा होगा? फिर उससे कम हो जाएगा आपका नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो काफ़ी तेज़ी से विड्रॉ करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग NSI में होता है, तो नाइट्रो फिर इसके बाद में आ जाएगा। और फिर ये वाला तो सबसे लास्ट में क्यों पहुंचेगा? क्योंकि आपका डिस्टेंस देखो, फिर आपका यहाँ पे नंबर देख लो, तो नंबर भाई तीसरी पोजीशन नंबर सबसे अधिक, आप 2 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, 2 क्लोरीन है, जब 2 क्लोरीन तो तेजी से विड्रॉ करेगा, तो बहुत अनस्टेबिलिटी कर देगा, इसलिए फिफ्थ क्या होगा? सबसे अनस्टेबल होगा। फिफ्थ सबसे लास्ट में कार्बोकैटायन जो होगा सबसे अनस्टेबल होगा फिफ्थ। ये आपका ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करना है। 1 सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है 6 क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बोकैटायन सारे दे रखे हैं, आप ट्राई करो इसे, मन कर पाओगे? बताओ जल्दी से। इसमें क्या है, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। sp2 हाइब्रिडाइज सबकी डिग्री कैसी है, वो भी सेम है, सबके सब आपके 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री हैं। तो फिर वही रूल्स फॉलो करो कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और फिर इसके लिए फॉलो कर लेना आप डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। ठीक है, तो चेक करो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे एल्काइन है, और यहाँ पे नॉर्मल चेन है। और नॉर्मल चेन वाले कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते हैं तो सबसे अधिक स्टेबल सेकेंड हो गया, प्लस आई है। बाकी में देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट में डबल बॉन्ड है, थर्ड में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो डबल बॉन्ड वाला है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो इसका मतलब फिर आपका वो हो जाएगा, वो सबसे लास्ट में थर्ड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब रूल फर्स्ट सब में सेम है, सबका हाइड्रेशन sp2 है, डिग्री सबकी आपकी सेम है, सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री। रूल फर्स्ट सेकंड कैंसिल, रूल थर्ड पे आ जाओ। रूल थर्ड कहता है प्लस आई वाला। अब प्लस आई और माइनस आई का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, प्लस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। फिर DNP जरूर देख लेना, DNP। तो चेक करो, ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ से यहाँ डिस्टेंस अधिक है, यहाँ भी डिस्टेंस अधिक है, यहाँ डिस्टेंस जो क्लोज है, यहाँ भी डिस्टेंस क्लोज है, तो इसका अंदर जहाँ पे डिस्टेंस अधिक होगी उसका मतलब वहाँ पे आपकी वो विड्रॉ तो करेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कम तेज़ी से विड्रॉ कर पाएंगे। तो कम तेज़ी से विड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इतना तेज़ी से आपका यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा। इसके अंदर थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी डेफिनेटली अधिक होगी, मतलब मैं लिखूंगा 3, 4 की स्टेबिलिटी हमेशा अधिक होगी आपकी 1, 2 से, बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट बात कर रहे हैं -i को लेके। तो इसका मतलब 3, 4 में से भी मोर स्टेबल कौन सा होगा? तो 3, 4 में चेक करो, नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक होती है? तो आपको पता है FON, भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वो बहुत तेजी से विड्रॉ कर लेगा, और नाइट्रोजन कम तेजी से विड्रॉ करेगा, इसलिए इसका थर्ड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फोर्थ। ये बात समझ में आ गई, इसलिए थर्ड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फोर्थ। और फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होगा? तो ये भी आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड में से आपका फर्स्ट नाइट्रोजन वाला, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा फर्स्ट, और फिर आपका लास्ट में ये, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, सबकी डिग्री आपकी सेम है, सबका हाइड्रेशन सेम है, तो बस वही रूल को फॉलो कर लेना। यहाँ पे आपके DNP फॉलो जरूर करना है, DNP के बेस पे आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, 3 पे ही आपको लगा है आइसोप्रोपाइल, 1 2 3, 3 पे लगा है CD3, और यहाँ पे 1 2 3, 3 पे लगा है सिर्फ आपका इथाइल, 1 2 3, 3 पे लगा है सिर्फ मिथाइल। तो इसका अंदर सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा? फोर्थ वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे हैं आइसोप्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन वाले ग्रुप हैं, तो ये ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो उसको स्टेबल अधिक कर देंगे। पोजीशन सबकी सेम, देखो डिस्टेंस सबकी सेम है, तो नंबर पे फिर आ जाओ और फिर पावर पे आ जाओ, तो नंबर भी आपका लगभग नंबर, हाँ नंबर में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ देखो आपको क्या लगे हैं, एक जो ग्रुप लगा है वो आइसोप्रोपाइल, नहीं आपके नंबर भी सेम है,
तो पावर पे आ जाओ, तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मोर स्टेबल, इससे आपका फोर्थ मोर स्टेबल होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो इथाइल वाला मतलब सेकेंड वाला है, ये आपका स्टेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका CD3 है, ड्यूटेरियम वाला है, तो ये आपका इसके बाद में पहुंच जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा आपका मिथाइल वाला, ठीक है, नॉर्मल जो है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो स्टेबिलिटी के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। नंबर 9 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो रेडिकल्स करके आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे जो कार्बोकैटायन होते हैं, ठीक है, वो भी डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन का मतलब ये कार्बन, इसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 6 होते हैं। और जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं, मतलब कार्ब फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, तो आपको पता है कार्बन के पास क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा। इसका अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब ये भी कैसा है, ये भी आपका अनस्टेबल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से काम करता है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब दोनों के रूल्स लगभग सेम फॉलो करेंगे, दोनों के अंदर जो रूल्स होंगे। तो मैं बोलूँगा कि कार्बोकैटाइंस का अगर क्वेश्चन कभी आता है या फिर कार्बन फ्री रेडिकल्स क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का, तो दोनों जगह आंसर आपको सेम लगाना है। जो रूल्स मैंने बताया वही रूल्स। पहला रूल्स मैंने क्या बताया, सबसे पहला रूल्स बताया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सेकेंड रूल मैंने आपको बताया कि भाई आपकी डिग्री, ठीक है, डिग्री के बेस पे बताया। और थर्ड रूल मैंने बताया कि अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है कार्बोकैटाइन की या कार्बन फ्री रेडिकल्स की, तो आपकी स्टेबिलिटी में C+ लिख लो या C डॉट लिख लो रेडिकल्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, ठीक है। इसी ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। और थर्ड रूल में प्लीज़ आपको DNP लगाना है, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता कभी भी, और बहुत जल्दी भी आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे रेडिकल्स हैं, और लॉजिक आपको बता दिया। बताओ भाई आंसर कैसे होगा। सबकी डिग्री परफेक्टली सेम है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, समझ में आ गया, ठीक है। पहला रूल दूसरा रूल कैंसिल हो गया। रूल थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड रूल में देख लो आपका +I वाले ग्रुप पहचान लो पहले, वो मोर स्टेबल होंगे। तो +I में देखो ये तो आता नहीं है क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी नहीं आता, अमाइन नहीं आता, नाइट्रो भी नहीं आता, ये आता है मिथाइल। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन सा, फर्स्ट। आप उसी ऑप्शन को टिक करो जो आपका सबसे अधिक होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑप्शनल बेस मिलेंगे, तो फर्स्ट वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है, फिर -I वाले ट्रेंड पे आ जाओ। तो -I ट्रेंड आपको ऑलरेडी पता है कि -I ट्रेंड के अंदर क्या होता है, सबसे अधिक -I किसका, NF3 का, प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, उससे कम नाइट्रो सबसे, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एल्कोक्सी, एल्कोहल, ये ट्रेंड होता है, बस उसको फॉलो कर लो। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, फिर डिस्टेंस भी जरा चेक कर लेना। डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो अमाइन देखो थर्ड पोजीशन पे है, जहाँ कार्बन फ्री रेडिकल है ये भी थर्ड पोजीशन पे, ये भी थर्ड पोजीशन पे, ये आपकी फोर्थ पोजीशन पे है। तो मतलब मैंने बताया था कि डिस्टेंस नंबर एंड पावर, तो सबसे अधिक डिस्टेंस -I की कौन सी है, तो आपकी फिफ्थ की है। नो डाउट नाइट्रो विड्रॉ तो करेगा, लेकिन डिस्टेंस अधिक होने से इतना तेजी से विड्रॉ नहीं कर पाएगा जितना तेजी से अमाइन, हाइड्रोक्सी और क्लोरीन करेंगे। इसलिए आपका क्या होगा, फिफ्थ होगा इन सबसे अधिक स्टेबल, हो गया फिफ्थ। फिर बाकी का देख लो आप 4 3 2 में, तो 4 3 2 में फिर पावर पे आ जाओ, क्योंकि देखो आपके यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सबके सेम है, 1 1 1 नंबर है। फिर पावर पे आ जाओ, तो पावर देख लो -I किसकी अधिक है, जिसकी -I अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो फिर आपकी सेकेंड क्लोरीन, इसकी -I आपकी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब इसकी आपकी ये अनस्टेबल करेगा मॉलिक्यूल्स को बहुत तेज़ी से। तो सबसे अधिक अनस्टेबल कौन सा होगा, सेकेंड वाला, क्लोरो वाला। फिर आपका आ जाएगा सेकेंड, फिर आपका आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद आपका फोर्थ। तो फोर्थ मोर स्टेबल क्यों हो रहा है इन तीनों में से, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से, क्योंकि फोर्थ जो अमाइन है उसका -I आपका काफ़ी वीक होता है, ठीक है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को भी फॉलो कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। बताओ चेक करके क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको रेडिकल्स दिख रहा है, सबकी डिग्री सेम है, परफेक्ट, सबका आपका यहाँ पे हाइड्रेशन भी आपका सेम हो जाएगा, डिग्री भी सेम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सब कुछ तीनों दोनों रूल सेम है। थर्ड रूल पे आ जाओ। थर्ड रूल कहता है कि भाई जो रेडिकल्स हैं उनकी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I होगी, और यहाँ पे आपको DNP फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसको फॉलो कर लेते हैं और फिर देखो आंसर क्या होगा। तो CH3 लगा है यहाँ पे, मतलब ये +I है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है सेकेंड में, फर्स्ट में CH3 है, और यहाँ पे CT3 है, ठीक, और यहाँ पे CD3 है। तो मतलब आपका थर्ड और फोर्थ में से थर्ड और जो फोर्थ है ये दोनों अधिक स्टेबल होंगे, तो इसका मतलब CT3 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपका थर्ड आ जाएगा।
फिर CD3 आएगा, फिर आपका CH3 वाला आएगा, सबसे लास्ट में आपका सेकेंड, क्योंकि इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है और उनकी प्लस ही माइनस ही तो आपको वैसे ही पता है 0 0 होती है। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साइनाइड, यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 2 क्लोरो। बताओ आंसर क्या होगा? भाई डिग्री सबकी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, तो आपका प्लस आई वाले देख लो, प्लस आई वाले पहले पहचान लो, प्लस आई वाले कोई है नहीं, कहीं भी प्लस आई वाले नहीं है। फिर माइनस आई वाले सारे हैं, तो माइनस आई में फिर डिस्टेंस चेक कर लो, तो डिस्टेंस में यहाँ 2 क्लोरीन काफ़ी क्लोज हैं, हाइड्रोक्सी यहाँ पे दूर है, यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन काफ़ी क्लोज है, साइनाइड भी क्लोज है, तो दूर सबसे कौन है? थर्ड वाला, तो थर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल। हो गया थर्ड मोर स्टेबल, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से। फिर नंबर देख लो, सबके पास नंबर, यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सेकंड में क्लोरीन फ्लोरीन 2 है, फिफ्थ में क्लोरीन क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सिर्फ साइनाइड 1 ही है। तो डिस्टेंस देख लो सेम है, बट नंबर आपका साइनाइड 1 है, तो मतलब फिर उसमें से पावर भी चेक करनी पड़ेगी ना। 1 सेकेंड, साइनाइड काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज है, तो मतलब काफ़ी अनस्टेबल होगा, काफ़ी अनस्टेबल होगा, ठीक है। और फिर जो क्लोरीन है वो चेक करो, वो क्लोरीन आपके दूर है, डिस्टेंस पे है, क्लोरीन दूर है डिस्टेंस, लेकिन 2 है तो क्या, लेकिन डिस्टेंस पे तो है, तो इसलिए आपका फिर फिफ्थ आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या, साइनाइड आपका काफ़ी तेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है, और क्लोरीन फ्लोरीन भी करते हैं, और हाइड्रोक्सी भी करता है, लेकिन यहाँ पे सॉरी क्लोरीन क्लोरीन भी करते हैं, ये फोर्थ में। तो 4 2 1 में से कौन सा होगा? 4 2 1 में से आपका 1 होगा, 1 आ जाएगा पावर के बेस पे, माइनस आई, जिसकी माइनस आई कम होगी वो अधिक स्टेबल होगा, फिर आपका 4 हो जाएगा और सबसे कम आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फिनिश होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फिजिकल भी फिनिश होती है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह पे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट बनता है तो आपको मैंने नंबर दे के रखा है 8273691707, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों लेक्चर को देखो, सब्सक्राइब करो और आप लाइक करो, ठीक है। कोई अगर इसमें चेंज करना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।